हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर की क्लासेस में मैं आपको फिर से वेलकम करती हूँ। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक टॉपिक एसेट डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था आप किस चीज़ को अपनी एसेट कहेंगे, क्या हमारी करंट एसेट्स होंगी और कौन सी हमारी नॉन करंट एसेट्स होंगी। अब आज की क्लास में मैं आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं इसे नंबर सेकंड दूंगी। नंबर सेकंड मैं इसलिए दे रही हूँ बेटा क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हमने एसेट की थी वो हमने लास्ट वीडियो में कर ली है। तो हम अब यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगी बेटा, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉप पर जाकर कोई भी कमोडिटी आप परचेज़ करते हैं, तो ये सेल और परचेज़ या ये सेल एक बिज़नेस फर्म के लिए बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। अगर कोई विदाउट एनी इकोनॉमिक पर्पस और विदाउट हैविंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपसे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो आपकी बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि एक बैगर को एक बिज़नेस फर्म वाला विदाउट एनी कॉस्ट कुछ दे देता है तो ये उसकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी बेटा, ठीक है। या आप एक फैमिली का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर फैमिली में कोई आपस में कुछ मतलब ट्रांजैक्शन करता है कोई, तो उसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। तो एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, एन इकोनॉमिक इवेंट। यहाँ मैं आपको बता दूँ बेटा इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा रिलेटेड टू मनी। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इस टर्म को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जहाँ कहीं इकोनॉमिक वर्ड आ जाए वहाँ आपको लेना है रिलेटेड टू मनी। इसका एक और मीनिंग भी होता है इकोनॉमिक का बेटा। इकोनॉमिक का मीनिंग होता है आप जिसमें बहुत ही मतलब कहते हैं कि इकोनॉमिकली कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इकोनॉमिकली मतलब बहुत सोच समझ के, तो हम उसे भी इकोनॉमिक बोलते हैं, बट नॉर्मली हम इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर लेते हैं रिलेटेड टू मनी। तो एनी इकोनॉमिक इवेंट, ये एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वर्ड बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी which changes the financial position of a business is known as business transaction। इस डेफिनेशन में बेटा आपको अगर कोई टेक्निकल वर्ड नज़र आ रहा है तो जस्ट फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल आप खुद भी सोच सकते हैं। एक फाइनेंस से रिलेटेड जो पोजीशन है अगर उसे चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ ना एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड वर्थ रुपीज़ 50,000 ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर ली हैं। क्रेडिट मीन्स उधार। गुड्स का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर गुड्स का मतलब होगा जो आप सामान बना रहे हैं उसके लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपके लिए क्या बन जाएंगी, आपकी गुड्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप गुड्स परचेज़ करते हैं तो आपकी गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, आप इसे प्लस कर देंगे। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, गुड्स आपकी एसेट में आएगा और एसेट आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस हो जाएगा। प्लस बेटा जब कभी भी हम उधार खरीदते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं यहाँ, क्रेडिटर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी क्रेडिटर्स की डेफिनेशन भी। तो जब कभी भी हम उधार खरीदते हैं हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं
जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग होते हैं बेटा जिनसे हमने उधार खरीदा है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, क्रेडिटर्स के बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप सिर्फ अभी इतना समझ लो, जो क्रेडिटर्स हैं वो लोग हैं जिन्हें इन फ्यूचर हम पैसे देंगे। और इसे मैं एक टेक्निकल वर्ड और यूज़ करने वाली हूँ, लायबिलिटी। अब आपने देखा यहाँ तो बहुत सारे नए नए वर्ड आ गए भाई, क्रेडिटर, लायबिलिटी, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो उससे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किया यहाँ पर, एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इवेंट टर्म है आपकी, टर्म नंबर 3 ये डिस्कस करेंगे। इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो आपने अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी ना, उसका क्या रिजल्ट आया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट इज इवेंट। तो द consequence और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन is known as event। हमने गुड्स परचेज की, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 एंड सोल्ड देम, परचेज की हैं 40,000 की, सोल्ड देम फॉर ₹45,000, देन 5,000 इज योर प्रॉफिट। आपको कितने हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है बेटा यहाँ पर? 5,000 का, दैट इज योर इवेंट। अब आपको समझ आ गया बेटा, एक पूरी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? इवेंट। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पर 2 टर्म समझाई है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसका रिजल्ट क्या कहलाएगा? हमारा इवेंट। अब मैं आपको यहाँ पर 4th पॉइंट आएगा हमारा, आज की 3rd टर्म है, बट वैसे हम सीरियल वाइज चल रहे हैं तो इसलिए मैं इसे 4th टर्म बोल रही हूँ। मैं आपको एक टर्म बताती हूँ बेटा यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको मैंने करंट एसेट बताई। करंट एसेट क्या होती हैं? जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लें या जो भी बेनिफिट है वो अवेल कर लें, वो हमारी करंट एसेट होती है। मैंने आपको बताया अगर हम ऑन क्रेडिट यानी उधार सामान सेल करेंगे तो वो भी हमें 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बेटा आपके ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स jointly known as combinedly debtor plus bills receivable। ये दोनों मिलकर आपके क्या बनेंगे बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपने ट्रेड रिसीवेबल, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे डेटर और बिल्स रिसीवेबल को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं बेटा। डेटर क्या होते हैं? डेटर्स आर दोज पर्सन टू whom वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मीन्स जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं वो क्या बन जाते हैं? हमारे डेटर्स। The person to whom we have sold goods on credit known as debtors। तो ये क्या बन गए बेटा? हमारे डेटर्स बन गए हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल
मैसर्स आपने वर्ड सुना होगा, मैसर्स हम बोलते हैं जो ऑनर्स होते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं मैसर्स गोविंद लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू मोहन। इन्होंने मोहन को गुड्स सोल्ड की हैं वर्थ रुपीज़, वर्थ का मतलब होता है बेटा कितने रुपए के हैं, 10,000 ऑन क्रेडिट, उधार मोहन को गुड्स सेल किए हैं। तो क्या हुआ बेटा, मोहन इज अ डेटर ऑफ मैसर्स गोविंद लिमिटेड। मोहन क्या बन गया बेटा उनके लिए, डेटर बन गया, पैसे देगा इन फ्यूचर। और कोई भी ऐसी चीज़ जो इन फ्यूचर आपको बेनिफिट दे वो आपकी क्या है, असेट। और असेट भी कौन सी है बेटा, ये करंट असेट है। क्यों है करंट असेट, क्योंकि जब हम ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ में हार्डली 9 मंथ्स टू 1 ईयर हम अपने कैश में कन्वर्ट उन्हें करवा लेते हैं। तो दैट इज़ योर डेटर। अब डेटर के तो 2 वर्ड बने थे बेटा, डेटर और बी आर। तो ये बी आर क्या है, यानी बिल्स रिसीवेबल। ऐसे बिल जो आपको रिसीव होंगे, मतलब तो वही हुआ मैम, डेटर ही तो है, ये भी डेटर तो है बेटा, लेकिन डेटर आपको इन रिटर्न कुछ नहीं देता। लेकिन जो ये बी आर वाले होते हैं ना बंदे, ये आपको रिटर्न कंसेंट दे देते हैं कि हम इतने मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल is considered as written consent given by, अब ये दी किसने, given by debtor। जब डेटर हमें रिटर्न कंसेंट दे देता तो वही बंदा क्या बन जाता हमारा, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। रिटर्न कंसेंट गिवन बाय डेटर टू पे द अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको जो फिक्स पीरियड के बाद अगर क्लियर कर दे कि हम इतने टाइम बाद आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बी आर बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा बेटा। तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक टर्म बताती हूँ बेटा। यहाँ पर एक टर्म आती है आपकी कैपिटल, जो सीक्वेंस में हमारे पास 5th नंबर पे कैपिटल। कैपिटल किसे बोलेंगे भाई, मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, उसमें मैंने 5 लाख रुपीज़ लगा दिए, प्लस 2 लाख रुपीज़ का मेरे पास फर्नीचर था। 5 लाख रुपीज़ मेरे कैश हैं, प्लस 2 लाख रुपीज़ का मेरा फर्नीचर है, प्लस मेरे पास 20 लाख रुपीज़ की लैंड भी थी। तो अगर मैं इनका टोटल देखूं, 5 लाख, 2 लाख और 20 लाख, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 27 लाख। दैट इज़ कैपिटल। टोटल मिलाकर जो हुआ वो मेरी क्या बन गई, कैपिटल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, अमाउंट, और यहाँ पर मनी लिख दीजिए, जो भी पॉसिबल मनी होगी, मनी चाहे इन टर्म ऑफ फर्नीचर हो, इन टर्म ऑफ लैंड हो, इन टर्म ऑफ बिल्डिंग हो, इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन फर्म इज नोन एज कैपिटल। अभी मैं आपको एक इक्वेशन बताने वाली हूँ बेटा, जो आगे आने वाले एक चैप्टर में आपको बहुत यूज़फुल होगी। आपकी जो कैपिटल होगी वो होगी बेटा असेट माइनस लायबिलिटी। और लायबिलिटी भी कौन सी बेटा, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अभी आपको लायबिलिटी के बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखो, ये फॉर्मूला होता है आपकी कैपिटल का। कैपिटल में एसेट वर्ड आपको पता है, लायबिलिटी वर्ड मैं भी आपको बताती हूँ।
लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी टर्म मैं और बता दूँ आपको बेटा। यहाँ पर आपको एक टर्म दी जाती है ड्राइंग, ड्रॉ करना। नॉर्मली मैं जब भी कभी बच्चों से पूछती हूँ, बच्चे 11th क्लास में आते हैं 10th के बाद, और मैं उनसे पूछती हूँ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग, तो बोलते हैं मैम ड्रॉ पिक्चर, ड्रॉ डायग्राम, दैट इज़ ड्राइंग। तो बेटा यहाँ वो ड्राइंग नहीं है। नॉर्मली कोई भी एक 10th का स्टूडेंट या 10th क्लियर करके आने वाला स्टूडेंट ड्राइंग को क्या बोलता है बेटा, कि हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे तो हमारी ड्राइंग बन गई। नहीं बेटा, यहाँ ड्राइंग का कुछ मीनिंग अलग बन जाता है। देखिए मैं आपके सामने लिख के दिखाती हूँ। अमाउंट और एनी थिंग, ज़रूरी नहीं है कैश ही निकाल रहा है बंदा, कोई सामान भी ले सकता है। अमाउंट और एनीथिंग विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब मैं आपको यहाँ बता दूँ बेटा, निकालना। अमाउंट और एनीथिंग विड्रॉन बाय आर ऑनर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। इज नोन एज ड्राइंग। समझ आया बेटा? अगर कोई ऑनर, कोई प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकाले, कुछ सामान निकाले, ज़रूरी नहीं है कि कैश में निकाले। आपकी फर्नीचर की शॉप है, अपने घर के लिए कोई सोफ़ा ले गया तो क्या बन जाएगा आपके लिए? ड्राइंग बन जाएगी बेटा। क्लियर हुआ? आपको ड्राइंग वर्ड समझ में आया? एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, बैड डेट्स। बैड, बुरे, डेट्स मतलब अभी मैंने आपको बताया डेटर, बुरे डेटर जो आपको पैसा वापस नहीं देने वाले। इररिकवरेबल अमाउंट बाय, इररिकवरेबल अमाउंट बाय डेटर्स is known as bad debts। हमने गुड सोल्ड की थी बेटा 5000 रुपीज़ की, गुड सोल्ड वर्थ रुपीज़ 50,000, आउट ऑफ विच 10,000 आर इररिकवरेबल। अब ये नहीं मिलेंगे, हैंस 10,000 आर आवर बैड डेट्स। क्लियर हो गया बेटा आपको बैड डेट्स का मीनिंग? हमारे 10,000 डूब गए हैं, वो हमारे बैड डेट्स कहलाएंगे। तो आपने देखे हमारे कुछ टर्म्स, जो नई नई टर्म्स आपके लिए थी। इसके अलावा एक और वर्ड बताती हूँ मैं आपको बेटा, जैसे बैड डेट्स है, एक आपने वर्ड सुना होगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है बेटा? अ पर्सन हु इज नॉट इन स्टेट ऑफ पेइंग हिज डेट्स। हमें तो पता चल गया कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, वो हमारे लिए क्या बन गया? बैड डेट्स। लेकिन उस पर्सन को अब हम क्या बोलेंगे? जो अपने डेट पे नहीं कर पा रहा, उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ही इज़ इंसॉल्वेंट। ही इज अ पर्सन हु इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ पेइंग हिज डेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। अभी कुछ टाइम पहले एक आईटी कंपनी थी बेटा, उसने अपने डेट्स पे नहीं किए थे। अराउंड 10 ईयर्स पहले की बात है ये। तो उसने अपने डेट्स पे नहीं किए थे, तो उसे हम क्या कहते थे? इंसॉल्वेंट हो गई भाई ये कंपनी। वो उस टाइम पे वो बड़ी केस स्टडी चली थी उसकी, तो उसे हम बोलते थे इंसॉल्वेंट। तो आज हमने लगभग 7 नए टर्म्स सीखे हैं बेटा। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और नेक्स्ट क्लास तक इनकी रिवीजन करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं इन वर्ड्स को यूज़ करूं तो आपको फिर से रिपीट ना करवाना पड़े मुझे। आपको पता हो ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल क्या है, बैड डेट्स क्या है, इंसॉल्वेंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन और
इवेंट क्या है, ये सारे के सारे आप रिवाइज करके रखेंगे। ओके बेटा।